नमस्ते। 2081 के विक्रम संवत में काफ़ी एसेट क्लासेस ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिए, जबकि कुछ एसेट क्लासेस ने अपने निवेशकों को डिसअपॉइंट भी किया। अगर हम आउट परफॉर्मिंग एसेट क्लासेस की बात करें तो सोना और चांदी 60% के आसपास के रिटर्न्स दिए उन्होंने एक साल में, जो कि किसी भी निवेशक के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा थे। उसके अलावा फिक्स्ड इनकम ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बिकॉज रेट कट्स हुए तो जिन्होंने कॉरपोरेट बॉन्ड्स में निवेश किए या फिर डेप्ट म्यूचुअल फंड्स ने निवेश किए तो उनके रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया रहे। रियल एस्टेट ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इक्विटीज़ ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, काफ़ी निराश किया। ऑलमोस्ट 0% के आसपास के रिटर्न्स दिए अगर हम पोर्टफोलियो लेवल पे देखें तो। काफ़ी लोगों के इक्विटी पोर्टफोलियोज ने तो नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए, डिपेंडिंग अपॉन किस सेक्टर्स में उन्होंने निवेश ज़्यादा किया था। आइए देखते हैं विक्रम संवत 2082 में कौन से ऐसे एसेट क्लासेस हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं और उनके पीछे क्या फेवरेबल फैक्टर्स हैं और कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो उन एसेट क्लासेस के रिटर्न्स को इम्पैक्ट नेगेटिवली कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसी एसेट क्लास की बात करते हैं जिसने पिछले साल सारे एसेट क्लासेस को हैंडसमली आउट परफॉर्म किया, गोल्ड और सिल्वर। तो मुझे लगता है कि आने वाले साल में भी गोल्ड और सिल्वर डिसेंट रिटर्न्स दे सकते हैं। ऑब्वियसली 50-60% रिटर्न्स देने के चांसेस तो मेरे हिसाब से ना के बराबर है, लेकिन डबल डिजिट रिटर्न्स यहाँ से भी देने के उनके चांसेस अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो उनके फेवर में चल रहे हैं। तो अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में अपना निवेश धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हम हमारे इंडिया के ही रिजर्व बैंक की बात करें आरबीआई, तो वो अपना जो होल्डिंग गोल्ड में रख रहा है एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर्स, वो साल दर साल बढ़ते जा रहा है और अपेक्षा है कि आने वाले समय में ये जारी रहेगा। सिमिलरली चाइना के भी जो रिज़र्व बैंक है वो अपना गोल्ड में निवेश बढ़ाते जा रहा है साल दर साल। तो ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो गोल्ड की रैली को सस्टेन कर सकते हैं। अगर सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ काफ़ी है। जो नए सेक्टर्स आ रहे हैं ग्रीन एनर्जी रिलेटेड, सोलार सेल्स वगैरह, उन सब में सिल्वर का यूजेज होता है, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है सिल्वर के लिए। और क्या पता अगर सेंट्रल बैंक्स भी सिल्वर में निवेश करने लगे तो ये रैली तेज़ भी हो सकती है। तो मेरा मानना है कि आने वाले साल में भी सोना और चांदी 10 से 20% रिटर्न्स दे सकते हैं। मैं गोल्ड पे ज़्यादा बुलिश रहूँगा एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, और पर्सनली अगर जब भी डिप्स मिलते हैं तब खरीदने की सलाह दूंगा रैदर दैन उसको चेस करना, क्योंकि साल में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब थोड़े करेक्शंस देखने मिलेंगे। अभी रिसेंटली भी 8-10% करेक्शन दोनों में ही देखने मिला है। तो जब ये मोमेंटम थोड़ा सबड्यूड हो, करेक्शंस जारी हो, तब इन्हें खरीदने का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता है। स्पेशली त्योहारों के सीज़न के आसपास उसको बहुत थोड़ा बिल्डअप कर देते हैं, बिकॉज खरीदाएगी के चक्कर में। तो अगर आपको उसमें पैसा बनाना है एज अ निवेशक, तो जब कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है या जब त्योहारों का सीज़न नहीं चल रहा है तब खरीदना बेस्ट टाइम हो सकता है, आपको थोड़ा सस्ते में मिल सकता है। अब चलते हैं दूसरे एसेट क्लास की तरफ जो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। तो बिकॉज आरबीआई ने लास्ट ईयर 100 बेसिस पॉइंट रेट कट्स किए, तो काफ़ी सारे लोगों के बॉन्ड पोर्टफोलियोज़ या फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियोज़ में 8 से 10% के रिटर्न्स देखने मिले, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। बिकॉज फिक्स्ड इनकम में आपको रिटर्न्स की श्योरिटी होती है, तो उस हिसाब से आप 20% 25% रिटर्न्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते।
लेकिन 8 से 10% के जो रिटर्न्स दिए हैं फिक्स्ड इनकम में वो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार रहे। इस साल भी अपेक्षा है कि बिकॉज हमारा इन्फ्लेशन काफ़ी कम हो रखा है, तो आरबीआई ग्रोथ को पुश करने के लिए शायद 1 या 2 और रेट कट्स करे। तो फिक्स्ड इनकम में मैं 7.5 से लेके 9.5% के बीच के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले साल में। तो अगेन कुछ अपना हिस्सा इसमें पार्क करके रख सकते हैं, बिकॉज विश्व में बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, आप उससे भाग नहीं सकते या उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिस हिसाब से ट्रम्प और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का रुख चल रहा है, बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी कंट्रीज़, इन्होंने ऐसा माहौल देखा ही नहीं है, कुछ सर्टेनिटी ही नहीं है। आज वो बोलेंगे इस पे इतना टैरिफ लगा रहे हैं, कल वो बोलेंगे उसको हटा दे रहे हैं, परसों बोलेंगे हम डबल कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही शोर शराबा और अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे माहौल में अपना कुछ परसेंट हिस्सा फिक्स्ड इनकम में डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका वो वाला पैसा सेफ रहे, उसमें रिस्क सबसे कम रहे। अब चलते हैं तीसरे सेक्टर की ओर, वो है रियल एस्टेट सेक्टर। तो पिछले साल रियल एस्टेट सेक्टर ने भी पहले 6-8 महीने में काफ़ी अच्छा बढ़िया रिटर्न्स दिए, लेकिन पिछले 4 से 5 महीने में मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा डिमांड में सबड्यूनेस देखने मिल रहा है। बिकॉज़ जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके इनकम में इतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, रिजल्ट्स अच्छा नहीं दे पा रही हैं। इसकी वजह से वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा हाइक्स नहीं दे पा रहे हैं सैलरीज़ में। तो उसका पूरा इफ़ेक्ट इकोनॉमी और रियल एस्टेट सेक्टर पे ट्रिकल डाउन हो रहा है। जबकि जो अफोर्डेबल सेक्टर है, जो पुअर क्लास से लोअर मिडिल क्लास में आना चाह रहे हैं, वहाँ पर फिर भी अच्छे मॉनसून्स की वजह से, रूरल में स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से वहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत मोमेंटम बना हुआ है। तो अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात करूँ तो जो अफोर्डेबल सेगमेंट है वहाँ पर मुझे लगता है अच्छा ग्रोथ देखने मिल सकता है। लेकिन जो मिड सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ पर मैं सबड्यूड डिमांड देख रहा हूँ। तो रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्राइजेस में छलांग मैं आने वाले 1 साल में नहीं देख रहा हूँ। अगेन ये मार्केट टू मार्केट डिपेंड करेगा। कोई अगर ऐसे शहर हैं, कोई अगर ऐसे एरिया हैं जहाँ पर नई कुछ इंडस्ट्री लग रही है, नए रेजिडेंशियल एरियाज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वहाँ पर रेट्स बढ़ सकते हैं। लेकिन ऑन अ नेशनल स्केल मैं बहुत ज़्यादा अच्छा साल रियल एस्टेट के लिए नहीं देख रहा हूँ। बहुत ही सबड्यूड परफॉर्मेंस मैं रियल एस्टेट के लिए देख रहा हूँ आने वाले साल के लिए। अब चलते हैं आखिरी एसेट क्लास की ओर, वो है इक्विटीज़। तो पिछले साल इक्विटीज़ ने बहुत ही निराश किया, अंडर परफॉर्म किया है बाकी सारे एसेट क्लासेस को। अब अगर हम देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, तो पहले तो 1 साल का अंडर परफॉर्मेंस है, तो टाइम वाइज करेक्शन हम देख चुके हैं। भले ही प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने नहीं मिला। हम पिछले साल दिवाली में निफ्टी जहाँ पर था घूम फिर के इस साल वहीं पर आके रुक गया है। तो प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं मिला है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन देखने मिल चुका है। और जो अर्निंग्स मल्टीपल बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, वो थोड़े से सबड्यूड हुए हैं। अभी भी माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस पे नहीं आए हैं और अर्निंग्स मोमेंटम भी तेज़ी से पिकअप होना अभी बाकी है। तो इसलिए इक्विटीज़ की बात करूँ तो आने वाले 3-6 साल अभी भी मैं मीडियोकर परफॉर्मेंस देख रहा हूँ उनमें। कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको काफ़ी फिलिप मिली है बिकॉज ऑफ सरकार के इंटरवेंशन, जीएसटी कट्स, इनकम टैक्स कट, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स की दरों में कटौती की वजह से। लेकिन सारा मार्केट तेज़ी से भागने लगे, उतना मोमेंटम या उतने फैक्टर्स अभी तक इक्विटी मार्केट के साथ जुड़े नहीं हैं। तो इक्विटी मार्केट में मेरा व्यू ये है कि
आने वाले 4 से 6 महीने थोड़े से सबड्यूड जारी रह सकते हैं। थोड़ा सा कभी बढ़ेगा, वापस से गिरेगा, बढ़ेगा, गिरेगा, वही साइड वाइज मोमेंटम शायद जारी रह सकता है। जब अर्निंग्स स्ट्रांगली रिवाइव होने लगे, वो शायद या तो दिसंबर क्वार्टर या फिर आने वाले मार्च क्वार्टर से उसके एकदम स्ट्रॉन्ग साइंस दिखने लगेंगे, तब फिर इक्विटीज़ में एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। तो नेट मुझे लगता है कि इक्विटीज़ में आने वाले 1 साल में 15% से ऊपर के रिटर्न्स देने की क्षमता है। उसमें पहले 4-6 महीने मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा ट्रबल्ड परफॉर्मेंस रह सकता है, लेकिन उसके बाद वाले 6 महीने यानी कि फेब या मार्च से लेके अक्टूबर तक, तब परफॉर्मेंस या रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया शानदार रह सकते हैं। इसमें एक बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि यूएस में अगर कुछ बड़ा हो जाए या विश्व में कुछ ऐसा बड़ा हो जाए, कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए या फिर कोई एक बड़ा स्कैम या कुछ बहुत बड़ा इकोनॉमी में डाउनफॉल देखने मिल जाए, एक बहुत बड़ा बेयर मार्केट आ जाए, तो फिर इक्विटीज़ डेफिनेटली अंडर परफॉर्म करेंगी। हो सकता है नेगेटिव रिटर्न्स भी दे दे, क्योंकि मुझे लगता है कि यूएस में धीरे धीरे एक बबल तो ज़रूर बनते जा रहा है। जिस तरह के स्टॉक्स उनके भाग रहे हैं, इतने सारे टैरिफ्स और इतना सारा नॉइस के बावजूद भी यूएस स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लगातार बनाते जा रहे हैं। और एआई का इतना ज़्यादा हवा हो रखा है कि जो भी कंपनी बोलेगी कि हम एआई में निवेश कर रहे हैं, तो अचानक उसका शेयर भागने लगेगा। चाहे रियलिटी में वो कितना निवेश करेगा और उससे कितना रिटर्न्स मिलेगा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो या फिर काफ़ी सालों के बाद उसके रिटर्न्स देखने मिले, बट एआई का नाम जुड़ते ही किसी भी कंपनी के शेयर्स के भाव भागने लग रहे हैं। तो वो एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि एक बबल, एक फुग्गा बनते जा रहा है। क्या वो इतना बड़ा बन गया है कि आने वाले निकट भविष्य में वो फूट सके? मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो इतना बड़ा बना है। और एक बात याद रखिए कि ये बुल मार्केट और बेयर मार्केट, ये इकोनॉमी के और इक्विटी मार्केट्स के नियम हैं। वो हर कुछ साल में आपको भयंकर तेज़ी देखने मिलेगी, फिर कुछ होगा अचानक से और धड़ाम से मार्केट्स गिर जाएंगे। 2007-2008 में हमने देखा, 2020-21 में हमने कोविड के टाइम पे देखा। मतलब लगातार वो हर कुछ साल के बाद वो रिपीट कंटिन्यूसली होते रहता है, तो वो साइकिल जारी रहेगा। लेकिन एक कॉमन फिनोमेना जनरली आपको देखने मिलेगा कि जब भी बेयर मार्केट आएगा, एक तेज़ गिरावट देखने मिलेगी, उससे पहले एक शानदार रिटर्न्स का दौर जनरली होता है कि बहुत ही शानदार रिटर्न्स देखने मिले, फिर जाके वो बबल फूटता है और अचानक से मार्केट में 30-40-50% गिरावट देखने मिलती है। तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस इस चीज़ से मिल रहा है, बिकॉज इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने पिछले 1 साल में कोई रिटर्न्स नहीं दिया, साइडवेज परफॉर्मेंस रहा है। तो वो इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए तो वो बबल बना ही नहीं है। भले यूएस में वो धीरे धीरे बनते जा रहा है, लेकिन क्या वो उस साइज़ का बन गया है कि अब एक नीडल मारो कि वो फूट जाएगा? मुझे लगता है कि अभी हम उससे थोड़े से दूर हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगले 1 साल में अगर मुझे समराइज़ करना हो कि कौन से एसेट क्लासेस सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो पहले नंबर पे मैं रखूँगा इक्विटीज़। मुझे लगता है कि अगली दिवाली तक इक्विटीज़ सबसे अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। सेकंड पे मैं रखूँगा फिक्स्ड इनकम। जिस तरह से माहौल है, मुझे लगता है कि 7-8-9% के आसपास जो फिक्स्ड इनकम आपको रिटर्न्स दे सकते हैं। इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में आया है, तो उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस भी बिल्कुल ख़राब नहीं है। और तीसरे नंबर पे मेरे हिसाब से आ सकता है सोना चांदी, जिसकी भी रिटर्न्स की दौर जारी रह सकती है, लेकिन थोड़ा सबड्यूड रहेगा। चौथे नंबर पे मेरे हिसाब से आएगा रियल एस्टेट। तो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपना एसेट एलोकेशन रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जिन फैक्टर्स का मैंने उल्लेख किया उनके बारे में आप
डेफिनेटली सोच सकते हैं। और जो एसेट क्लासेस अगले 1 साल में अच्छे रिटर्न्स देने की संभावना रखते हैं, वहाँ पर अपना एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।